गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम वापस अपने बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा में तो दोनों ही पक्ष भाग लेते हैं, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि कुछ बताऊँगी मैं आपको, और कल का ही जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। स्पेंसर हमने, जो हम थिंकर्स की बात कर रहे थे अब तक, उसमें हमने स्पेंसर के बारे में, हर्बर्ट स्पेंसर जो कि जनक माने जाते हैं समाजशास्त्र के, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम आज हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं आपको बता दूं कि हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो इंग्लैंड के थे और उनके ऊपर अगस्त कॉम्ट का बहुत अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर के कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स उनके द्वारा दिए गए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पहले हमें कुछ बायोलॉजी की चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी, या उनके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम उसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल एवोल्यूशन या सोशल डार्विनिज़्म का जिक्र करा है, उसकी बात की है या उसका कॉन्सेप्ट दिया है। अब डार्विनिज़्म जो है बच्चों, वो एक विज्ञान का डार्विन जो थे वो एक बायोलॉजिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। एवोल्यूशन का अर्थ होता है चेंज, ग्रेजुअल चेंज, स्लो चेंज, बहुत ही धीमा जिसे कहते हैं बदलाव आना, उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, उद्विकास का जो क्या बोलेंगे इसको, ये कॉन्सेप्ट अवधारणा है, उसको बेस लेकर समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से एवोल्यूशन शब्द का जो रूपांतर है, या स्पेंसर के अनुसार जो उद्विकास है, वो किसी भी पदार्थ की वह गति है जिससे वह अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित असंबद्ध एकरूपता से निश्चित संबंध विजातीय में परिवर्तित होता है। ये ऐसे बताने में बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज में आपको लगेगा कि बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आपको बताई जा रही है। अब मैं आपको आसान शब्दों में बताती हूँ कि डार्विन जो हैं वो एक बायोलॉजिस्ट थे, और डार्विन ने किस चीज़ की थ्योरी दी थी? एवोल्यूशन की, उद्विकास की का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और उद्विकास में उन्होंने यह बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से एक सेल या अमीबा से एक धीरे धीरे उसके अंदर प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, और किस तरीके से एक छोटे से सूक्ष्म सेल से हम लोग एक बड़े और विकसित प्राणियों की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग सब जानते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हज़ारों साल पहले किस तरीके से एक सूक्ष्म जीव से धीरे धीरे उसके अंदर प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और अलग अलग दूसरे इंटरनल ग्रोथ, और उसकी वजह से किस तरीके से ग्रेजुअल चेंजेस आते रहे, बदलाव आते रहे, और अंततः जो आज का मानव है, होमो सेपियन, वहाँ हम पहुँच गए। तो बच्चों, एवोल्यूशन इज़ बेसिकली अ स्लो प्रोसेस, अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज। अब ये तो हो गया डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर।
जो कि थिंकर हैं, समाजशास्त्री जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सोशल डार्विनिज्म का सिद्धांत दिया हमें उसके बारे में जानना है। सामाजिक डार्विनवाद का जो उन्होंने सिद्धांत दिया उसके बारे में हमें जानना है और उसमें उन्होंने किस प्रकार से ये बताया कि सोशल डार्विनिज्म अर्थात सामाजिक जो समाज है उसके अंदर उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी अप्लाई करी और किस तरीके से वो एवोल्यूशन की थ्योरी आगे बढ़ी और धीरे धीरे कैसे समाज विकसित होते गए और किस तरीके से उद्विकास की विचारधारा से संबंधित डार्विन ने इस सिद्धांत का अध्ययन करके कुछ चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश करी। वो क्या है, जैसे हम कह सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वी मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना। सिंपल चीज़ों से हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। जो सिंपल का मतलब क्या होता है, जो सरल चीज़ें होती हैं उससे हम जटिल चीज़ों की ओर, जटिल अवस्था की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एवोल्यूशन जो वो है वो एक इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आज एवोल्यूशन हो रहा है और 10 साल के बाद 100 साल के बाद रुक जाएगा। इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू फॉर एवर। तो ये निरंतरता जो है वो उद्विकास का मुख्य आधार है या बेस है। उसके बाद उन्होंने डिफरेंशिएशन की बात करी। डिफरेंशिएशन अर्थात विभिन्नीकरण। जो विभिन्नीकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जैसे जैसे स्वरूप निश्चित होता जाता है वैसे वैसे ही उन अंगों के कार्य भी निश्चित होते जाते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब धीरे धीरे सेल डिवाइड होंगी और डिफरेंशिएट होकर फिर अलग अलग वो अंगों में डेवलप हो जाएंगी एंड वंस द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड उनके फंक्शंस भी डिसाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो है उसका भी डार्विन ने पूर्ण तरीके से विस्तृत रूप से वर्णन करा। इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डार्विन का कॉन्सेप्ट है कि एवोल्यूशन की प्रक्रिया में डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के नियम का जिक्र करा और बताया। नेचुरल सिलेक्शन और एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बच्चों आप लोग जानते होंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो फिट है वो ही सर्वाइव करेगा, है ना। इतने सारे जंगल में प्राणी हैं, जो सबसे ज़्यादा फिट है वो ही सर्वाइव करेगा। ये चीज़ हम हर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लौट कर हम वापस आज की परिस्थितियों में आते हैं और कोविड के काल में यदि हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं तो हम किस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जो भी व्यक्ति स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का होगा, जिसकी अपनी क्या बोलते हैं इम्यूनिटी को, वो इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी अपने अंदर, मतलब जिसने अच्छी तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखा होगा, ढंग से खाता पीता होगा, हेल्दी फूड खाता होगा, दवा खाता होगा, मल्टीविटामिन खाता होगा, तो इम्यूनिटी, विटामिन सी आजकल आप लोग जानते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग विटामिन सी की गोलियां खाते हैं, आंवला खाते हैं या और इस तरह के चीज़ों का प्रयोग करते हैं। गिलोय है, तुलसी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सब जानते हैं। आजकल लोग काढ़ा बना के पी रहे हैं ताकि इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो सके। किस लिए? सो दैट वी कैन सर्वाइव, सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट कोविड, है ना। यदि हमारा शरीर स्ट्रांग होगा, अंदर से हम मजबूत होंगे तो हम किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम होंगे। इसलिए बच्चों हमें अपने शरीर में इम्यूनिटी भी डेवलप करनी है। ये हम बात कर रहे थे हर्बर्ट स्पेंसर की, और
डार्विन की, जिसमें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई। चलिए अब हम पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरी बातें जो साथ साथ करते हैं। कल हम लोग बातें कर रहे थे रीस्किलिंग की, है ना स्टूडेंट्स? याद होगा आप लोगों को, हमने रीस्किलिंग की बात की थी कि हमें कुछ अपने स्किल्स दोबारा डेवलप करने पड़ेंगे जिससे हमको जॉब बेटर मिल सके या हम अपना आजीविका चला सकें, हमें बेरोज़गार नहीं होना पड़े, हम इतने कठिन समय में भी सरवाइव कर पाएँ। आज मैं सवेरे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रही थी और उसके अंदर अजमेर की एक लड़की के बारे में बहुत डिटेल में आया है बच्चों। वो एक IIM की स्टूडेंट है। अब मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों को IIM के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि हर क्लास में मैं बच्चों को ये IIT, IIM इनकी फुल फॉर्म्स बताया करती हूँ। IIM का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ऑल राइट, व्हाट इज़ IIM? स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हिंदुस्तान में जो भी टॉप IIM इंस्टीट्यूट्स हैं, अहमदाबाद का सबसे अच्छा माना जाता है, IIM अहमदाबाद है, फिर कोलकाता है, बहुत सारे अलग अलग हैं, लखनऊ है, बहुत सारी जगह के हैं। तो ये जो लड़की है उसका नाम है अंकिता कुमावत। शी इज़ 33 ईयर्स ओल्ड और उसने अपना मार्केटिंग का कोर्स जो है वो IIM कोलकाता से करा है और उसके बाद उसने कुछ समय USA में भी काम करा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसने अमेरिका में भी कुछ समय काम करा है। जाहिर सी बात है, जब आपने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से IIM कोलकाता से जब आपने MBA करा है तो उसके बाद आपको बाहर जाने के भी बहुत सारे मौके मिलते हैं। और उस बच्ची ने, जो कि अंकिता है, उसने IIM कोलकाता से करने के बाद MBA और अमेरिका में काम करने के बाद उसने अपना नौकरी वहाँ की छोड़कर और अजमेर के पास एक गांव है बडलिया, वहाँ पर उसने ऑर्गेनिक खेती का काम चालू करा है अपने हस्बैंड के साथ, जो कि लोकेश गुप्ता उसके हस्बैंड का नाम है। और 80 हेक्टेयर में वो सब्जियां और दालें उगाते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से सारा काम करते हैं। गायें भी पाल रखी हैं, उनके पिताजी का जो फार्म है। और 2014 से जब उसने अपना जॉब छोड़ा था तब से वो ये है काम कर रही हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करके ऑर्गेनिक, जैविक जिसको बोलते हैं हिंदी में, जैविक खेती पर उनका बहुत अधिक काम है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो अब मार्केट में ऑनलाइन बेचती हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रीस्किलिंग, है ना। अभी हम कहें कि उन्होंने अपना स्किल जो है वो दूसरी दिशा में लगा दिया है। अब वो तो बहुत ही ज़्यादा, शी इज़ हाईली एजुकेटेड, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से उन्होंने पढ़ाई करी, अमेरिका में उनको इतनी बढ़िया नौकरी मिली हुई थी। तो वो सब छोड़ के वो अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए वापस हिंदुस्तान में अपने गांव में आई और वहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, अपने फादर के साथ मिलकर ये काम कर रही हैं। तो इसको हम कहते हैं रीस्किलिंग का ये एक बेहतर उदाहरण है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।